अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में फाइलेटिक लिनिएज है। इस फाइलेटिक लिनिएज में हम बात करेंगे कि बेसिकली तौर पर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट होता है और फाइलेटिक लिनिएज है क्या। फाइलेटिक लिनिएज इसको उर्दू में शजरा नसब कहते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम जो रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आज के ऑर्गेनिजम्स के साथ एक लिंक शो करने की कोशिश करते हैं, वो फाइलेटिक लिनिएज कहलाता है। ठीक हो गया। अब फाइलेटिक लिनिएज इसकी डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अनसेस्टर टू डिसेंडेंट थ्रू एवोल्यूशन। अनसेस्टर जो हमारे आबाओ-अजदाद हैं, डिसेंडेंट जो इनसे निकले हुए हैं, जो प्रीसीडिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, और हम इनके अंदर एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली तौर पर फाइलेटिक लिनिएज के मुताबिक जो अनसेस्टर होते हैं वो पहले सिंपल थे, लेकिन जो डिसेंडेंट हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो गए और ये बन गए कम्प्लेक्स। हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लिनिएज is unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence with the each later species have evolving from one that immediately preceded it। अब वो ये कह रहे हैं बेसिकली तौर पर, वो कह रहे हैं कि ऐसी अनब्रोकन सीरीज़ है जो अनसेस्टर से चलती हैं और कंटिन्यूसली तौर पर आगे डिसेंडेंट में चलती है, ब्रेक नहीं हो रही, और उस स्ट्रक्चर में नई से नई जो आगे स्पीशीज़ हैं वो इवोल्व हो रही हैं। हम इस चीज़ को फाइलेटिक लिनिएज का नाम देते हैं। सेकेंडली अगर हम इसकी बात कर लें तो वो कहता है कि फाइलेटिक लिनिएज इज़ अ सबसेट ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ। What is evolutionary tree of life? Suppose ये हमारे पास एक evolutionary tree है। evolutionary tree में अगर आप उसके मेन हिस्से की बात करते हैं, वो उसका हिस्सा जो सा होता है वो ट्रंक कहलाता है। आप ट्रंक से ऊपर की बात कर लें तो उसके आगे उसकी ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। ब्रांचेस जो सी हैं उन्हें कंपेयर करवाया जाता है किस चीज़ के साथ? उनके डिसेंडेंट्स के साथ। ठीक है जी। ये हमारे पास एक एवोल्यूशनरी ट्री है जिसमें ये इसकी पहली ब्रांच बनती है, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ए बी सी डी और ई। ये वाली मेन है, इसे हम नाम देते हैं, ये बेस है, ये मेन ट्रंक होती है, ये एंसेस्टर है, और ये ऊपर जितनी भी शाखें पैदा होती हैं ये सारे डिसेंडेंट हैं। ये सारे क्या हैं? मॉडिफाइड। ठीक है जी। तो ये सारे क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं एवोल्यूशनरी तौर पर देखा जाए तो फाइलेटिक लिनिएज का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला इसका पर्पस क्या है? लिंक बिटवीन प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स टू रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स। जो आज के ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो पीछे ऑर्गेनिजम्स गुजर चुके हैं उनके दरमियान एक लिंक शो करना, ये बेसिकली तौर पर काम होता है किसका? फाइलेटिक लिनिएज का। दूसरा, स्पीशीज़ की अरेंजमेंट शो की जाती है कि स्पीशीज़ किस तरह से अरेंज हो रही हैं। तीसरी बात, एवोल्यूशन शो की जाती है इन ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से। ये भी फाइलेटिक लिनिएज होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान एवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, वो फाइलेटिक लिनिएज हमें बताती है। अकॉर्डिंग टू फाइलेटिक लिनिएज अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो दुनिया के ऊपर जो स्पीशीज़ हैं वो 5 से लेकर 30 मिलियन के करीब हैं, लेकिन जिनका हमारे पास नॉलेज है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, इनका हमारे पास नॉलेज है। परसेंटेज के लिहाज से बात कर लें तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं 53.1%, एनिमल्स 19.9%, प्लांट जिनमें हम बात कर रहे हैं वास्कुलर प्लांट्स की 17.6% होती हैं। फंजाई माइक्रोब्स की बात कर लें, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, यानी कि इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। चलें, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोट्स। ये सारे माइक्रोब्स यहाँ आ जाएं। ये 9.4%, 9.4% के करीब मौजूद होते हैं। अगला इसमें टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड का।
A method which used to solve the many biological problems is called biological method। जैसा कि मलेरिया आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये पहले भी आपने डिस्कस किए हैं। इसके चंद एक स्टेप होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन जब भी हम करते हैं तो ऑब्जर्वेशन सेंसेस की बुनियाद पर होती है। सेंस में हमारे पास टेस्ट, टच, विजन, स्मेल और हेयरिंग होती है। ये हमारे पास बेसिकली तौर पर क्या है, सेंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस में हम इन्हीं का सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वो ऑब्जर्वेशंस जो बेसिकली तौर पर मेजरेबल होती हैं, डिटेक्टेबल होती हैं, सही तौर पर वो क्वांटिटी होती है। लेकिन जो क्वालिटी होती है वो मेजरेबल नहीं होती, ठीक है। बीमारी में आप किसी चीज़ की क्वालिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बीमारी में आप किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, कितने बंदों को वो बीमारी है, ठीक है। आगे वो किस किस्म की है, अच्छी है, बुरी है, वो उसकी क्वालिटी होती है। कोई उसका यानी कि उसका गुडनेस, उसका बैड जो पन होता है, तो वो हम मेजर नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। अगली चीज़ हाइपोथेसिस होती है। ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसका गैर यकीनियत के साथ जवाब देना, उसका टेंटेटिव उसको एक्सप्लेन करना, यानी कि आप उसके मुतालिक अभी कोई प्रूफ नहीं दे रहे, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है हाइपोथेसिस, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया जाएगा। तो हाइपोथेसिस को फार्मूलेशन करने के लिए, यानी कि हाइपोथेसिस की जो फार्मेशन होती है, हम इस चीज़ को किस तरह से फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस को डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन किया, फार्मूलेट किया जाता है। जैसे कि इंट्यूशंस हैं या इमेजिनेशन, तसव्वुराती या ख्यालाती, यानी कि किसी चीज़ का तसव्वुर कर लेना, ख्याल कर लेना, वो हमारे पास हो सकते हैं। रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं, फ़िलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं, एस्थेटिक प्रेफरेंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरीज़ होती हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज़ के ज़रिए से भी। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली तौर पर ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इस मेथड में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये मुख्तलिफ तरह के मेथड होते हैं, जिसमें हम हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन की बात कर रहे थे। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिन मेथड के ज़रिए से हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। दूसरी फिर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो डिडक्शन होती हैं। व्हाट इज़ डिडक्शन? द लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस हैं, उन हाइपोथेसिस का एक लॉजिकली उसकी बात कहना, उसका लॉजिकली नताइज निकालना, वो हमारे पास डिडक्शन है। डिडक्शन में हमेशा हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एक जो वर्ड्स होता है उसे हम कहते हैं इफ़, और सेकेंडली जो सा होता है वो कहलाता है देन। इफ़ एंड देन, ये दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है वो है इफ़। इफ़ स्पैरो इज़ आ बर्ड, अगर हम ये बात कर लें, ये हमारे पास दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, इफ़ और देन यूज़ हो रहा है। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इफ़ स्पैरो इज़ आ बर्ड, अगर स्पैरो एक परिंदा है, देन दे हैव विंग, तब इसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस है। जाहिर सी बात है स्पैरो एक बर्ड है तो उसके क्या होंगे, विंग्स मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर डिडक्शन दो तरह से डिफाइन होती है। एक जो डिडक्शन होती है उसको हम क्या देते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग्स। एक को हम नाम दे देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग्स का। एक कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। ये दो रीजनिंग होती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग विच मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती हैं वो मूव करती हैं स्पेसिफिक टू जनरल्स, ठीक है। ये दो तरह की रीजनिंग्स होती हैं। आती बेसिकली किस जगह पर हैं, ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग्स होती हैं इन्हें इंक्लूड हाइपोथेसिस में किया जा रहा होता है, ठीक है। तो
अगला जो स्टेप होता है वो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हाइपोथेसिस हैं। जो भी हाइपोथेसिस दी होती है उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया कि वो हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। जब आपकी हाइपोथेसिस ठीक होती है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे वो झुटलाई नहीं जाती, वही हाइपोथेसिस क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। बार बार तजर्बात करने पे जब आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक हो जाती है वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरीज आगे दो तरह की होती हैं, एक प्रीडिक्टिव थ्योरी होती है और एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है। प्रीडिक्टिव, इसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्रिडिक्शन करना, किसी चीज़ की पेशीन गोई करना। जो प्रोडक्टिव होती हैं उसके ज़रिए से नई हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। तो ये दो थ्योरीज होती हैं। जब बार बार तजर्बात करने पे हमारी थ्योरी बिल्कुल ठीक साबित हो जाती है, वो आगे चेंज हो जाती है लॉ में, या जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। थ्योरी की एग्जांपल ले लें, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ आगे हम बात कर लें तो जम्स थ्योरी आ जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज हैं जो बायोलॉजी के अंदर पेश की जाती हैं। जब थ्योरीज के ऊपर तजर्बात किए जा रहे होते हैं और थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो वो थ्योरी चेंज हो जाती है लॉ में। लॉ एक यूनिवर्सल होता है। लॉ जो सा होता है वो असल में झुटलाया नहीं जा सकता, इररिफ्यूटेबल होता है। तो लॉ या प्रिंसिपल की अगर बायो में एग्जांपल ले लें, दो ही लॉ है। लॉ एक हार्डे-वेम्बर्ग लॉ है, दूसरा जो लॉ है वो मेंडेलियन लॉ है, जो इनहेरिटेंस की बुनियाद पर है, जिसमें जेनेटिक्स की बेस पे ये दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है, और फाइलेटिक लिनिएज किस तरह से यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया।